एक शेर है, जब भी घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो कि हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। वाकया है हैदराबाद का और तारीख है 19 नवंबर 2022, इंग्लिश में कहें तो नवंबर 19, 2022। इस रोज हैदराबाद के दुर्जापल्ली इलाके में एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। इस हाई स्कूल के पीछे झाड़ियों में एक महिला की लाश मिलती है। लोगों की नज़र जब इस लाश पर पड़ती है तो वो फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं। लाश की हालत बहुत बुरी है क्योंकि वो लाश जली हुई है। हालांकि पूरी तरह जली नहीं थी, बोलचाल की भाषा में उसे आप अधजली लाश कह सकते हैं। तो जब पुलिस को इस लाश के बारे में खबर मिलती है तो फौरन पुलिस वहां पर पहुंचती है। अब झाड़ियों के पीछे इस तरह की अधजली लाश का मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला सीधा सीधा मर्डर का है, और मर्डर भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि यह लाश एक महिला की है जो बुरी तरह जल चुकी है। हालांकि जिस्म के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आग की चपेट में नहीं आए या फिर आने के बावजूद शायद वो पूरी तरह जल नहीं सके थे। इस डेड बॉडी की पुलिस हर एक एंगल से तस्वीर लेती है, खिंचवाती है, और इसके बाद इस लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाती है। साथ ही पुलिस जो है आसपास के इलाके का बड़ी बारीकी से मुआयना करती है। पुलिस ये देखती है कि मौके पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान पता हो ताकि तफ्तीश आगे बढ़े। लेकिन जब लाश जला दी गई है तो आप समझ सकते हैं कि कातिल ने इस बात की अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि वो मरने वाली महिला की पहचान जाहिर ना होने दे, और इसी वजह से मौके पर पुलिस को ऐसा कोई बिलोंगिंग, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या साइन नहीं मिलता जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान हो पाती। बहरहाल उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये बताते हैं कि वाकई ये केस मर्डर का ही है, क्योंकि महिला की मौत जो है वो जलने से नहीं हुई है बल्कि महिला की हत्या पहले ही कर दी गई थी, और वो तरीका था स्ट्रैंगुलेशन का, यानी गला घोंटकर। महिला के गले में वो लिगेचर मार्क, गला घोंटे जाने के निशान मौजूद हैं, और बाकी जो लाश जली है वो मरने के बाद ही उस महिला को जलाया गया है ताकि उसकी पहचान जो है वो मिटाई जा सके। तो ये शुरुआती इंफॉर्मेशन हैदराबाद पुलिस को मिलती है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस के ऑफिसर्स अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीरों को बड़े गौर से देखकर ये तैयारी करते हैं कि कैसे इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनिशिएट किया जाए तफ्तीश, जिससे इस केस को क्रैक किया जा सके। खैर, पुलिस के लिए ये चुनौती तो थी ही। जो हैदराबाद में सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट है, सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट की हद में ये घटना हुई थी, तो उस ज़िले के जो एसपी हैं एस राजेंद्र प्रसाद, वो इस मामले की जाँच के लिए एक पूरा प्लान तैयार करते हैं। इस प्लान के मुताबिक वो 5-6 अलग अलग टीमें बनाते हैं और इन टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अलग अलग काम सौंपा जाता है। एक टीम वो तेलंगाना भेजते हैं, एक टीम आंध्र प्रदेश, एक टीम तो तेलंगाना में, तो खैर ये तेलंगाना का ही मामला है, और एक टीम जो है वो आंध्र प्रदेश भेजते हैं, और इसके बाद ओडिशा भी एक टीम जाती है और कर्नाटक भी जाती है। इन टीमों से ये कहा जाता है कि वो ऐसी गुमशुदा महिलाओं के बारे में इन अलग अलग राज्यों में जाकर जानकारी इकट्ठा करें जिस एज ग्रुप की महिला की लाश हमारे इलाके में मिली है। तो खैर ये काम, ये तफ्तीश पुलिस करती है, और इसके साथ ही पुलिस उस इलाके में जितने मोबाइल फ़ोन हैं उसका डंप डाटा निकाल कर उसको एनालिसिस करने की कोशिश करती है, और साथ ही आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज की स्कैनिंग करने का भी पुलिस फैसला करती है। और ये सिलसिला जो है चलता रहता है, लेकिन कोई बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन इस महिला के बारे में एक लंबी तफ्तीश के बावजूद नहीं मिल पाती। अब ये वक्त गुजरता रहता है और पुलिस वाले किसी क्लू, किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार करते हैं, और तभी तकरीबन 2 महीने बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवंबर 19, 2022 में वो डेड बॉडी मिली थी, और 26 जनवरी इस साल 2023 में 26 जनवरी को एक नौजवान जो है वो हैदराबाद के सूर्यापेट पुलिस से संपर्क साधता है, और ये नौजवान बताता है कि उसे ये लगता है कि ये जो सूर्यापेट इलाके में जो लाश मिली थी 19 नवंबर को, वो लाश उसकी माँ की हो सकती है, उसकी माताजी की लाश है, ऐसा उसे लग रहा है। पुलिस फ़ौरन उस लड़के को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमें पूरी बात बताइए, आपको ये शक क्यों है, क्या मामला है। तो वो लड़का अपने पिता और परिवार के दूसरे लोगों के साथ जो है वो सूर्यापेट पुलिस के पास हाजिर होता है, और उसके बाद वो पुलिस को बताता है कि उसने कुछ गाड़ियों में ये पोस्टर देखा था जिसमें उसकी
माँ की लाश की तस्वीरें जो है वो चिपकाई गई थी। और ऐसे तो पूरा पोस्टर देखकर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस्म के ज़्यादातर हिस्से बुरी तरह जल चुके हैं, लेकिन उसी पोस्टर में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें उन्होंने ये नोटिस किया कि उस डेड बॉडी की हाथ में, फोर आर्म में, बाह में एक टैटू बना हुआ है। और जिस तरह का टैटू डिज़ाइन था या बना हुआ था, उसी तरह का टैटू खुद उसकी माँ के हाथ में भी बना हुआ था, ऐसा उस लड़के का कहना था। और वो लड़का ये भी बता रहा था कि उसकी माँ तकरीबन इतने ही समय से, तकरीबन 2 महीने से रहस्यमयी तरीके से घर से गायब भी हो गई है। अब पुलिस ने ये पूछा कि अगर आपकी माँ 2 महीने से घर से गायब है तो आपने अब तक कहीं मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई, आपने पुलिस को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। तो फिर जो लड़के ने कहानी सुनाई वो कहानी पुलिस के लिए हैरान करने वाली थी। और वो कहानी जो है, उसी कहानी को जानने के बाद पुलिस इस मामले की तफ्तीश को पुलिस आगे बढ़ा पाई। लड़के ने ये बताया कि उसकी माँ की उसके पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, अनबन वाले हालात रहते थे। और इसीलिए उसकी माँ, जिसका नाम जयम्मा था, जयम्मा ने उसके पिता को छोड़ दिया था और अकेले एक कमरे में रहती थी किराए पर, और वहीं अपना जीवन चलाती थी, गुजर बसर करती थी। अब जाहिर है जब अकेली रहती थी तो बहुत ज़्यादा घर वालों के संपर्क में भी नहीं थी। बेटा और घर के बाकी लोगों के साथ भी कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन रेगुलर आना जाना या मिलना जुलना नहीं था। अब हुआ ये कि जब ये लड़का तकरीबन 26 जनवरी के आसपास उसने पुलिस से संपर्क किया, उससे करीब 1 हफ्ते पहले इसी परिवार में एक शख्स की मौत हुई। और वो मौत हुई इनके पुश्तैनी गांव में ही, जो सूर्यापेट के ही पास में है। और ये सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब मौत की खबर सबको दी गई है और जयम्मा को भी दी गई है तो जयम्मा ज़रूर उस अंतिम संस्कार में और उस डेथ के मौके पर, उस मातम के मौके पर शामिल होने के लिए उनके गांव ज़रूर आएगी। मगर हुआ ये कि जयम्मा टर्न अप नहीं हुई, उस मौत के बाद भी परिवार वालों से मिलने के लिए नहीं आई। अब ये बात जयम्मा के बेटे, जयम्मा के पति, जिस पति को उन्होंने छोड़ दिया था जयम्मा ने, उनको परेशान कर रहा था। और वो हैरान थे कि आखिर जयम्मा आई क्यों नहीं। खासकर बेटे से उसके पिता ने यह भी पूछा कि भाई तुम्हारी माँ आई नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात हुई। इस पर बेटे के मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई और बेटा जो है उस मकान में पहुंचा जहां पर जयम्मा किराए पर अकेली रहती थी। और उसके बाद उसने जब वहाँ चेक किया तो देखा कि वो कमरा जो है बंद पड़ा है और जयम्मा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। घर वाले पहले ही उसको लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन मिल नहीं रहा था, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन कोई भी परिवार जो है इतना नेगेटिव या इतना बुरा ऑब्वियसली कोई सोचता नहीं है पहले, और सोचे भी क्यों, क्योंकि ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात भी किसी से नहीं थी। तो घर वालों ने जब उसके बाद फिर से मोबाइल फ़ोन पर ट्राई किया, लेकिन जयम्मा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ मिला, घर में ताला मिला और वो अंतिम संस्कार या मैयत में भी नहीं पहुंची। तो ये सारी चीज़ें जब मिली तो घर वालों को लगने लगा कि हो सकता है कि उसकी माँ के साथ कोई अनहोनी हुई हो। इसके बाद वो जो बेटा है जयम्मा, उसने आसपास के इलाकों में पता लगाने की शुरुआत की और इसी कोशिश में उसकी नज़र कुछ गाड़ियों पर चिपके हुए पुलिस के पोस्टर्स पर गई, जिस पोस्टर में जयम्मा की जली हुई, आधी जली हुई लाश की तस्वीरें लगी हुई थी। और उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें जयम्मा की बांह पर बना हुआ टैटू, एक टैटू था जो क्लियरली विजिबल था। अब ये जो टैटू विजिबल था, इस टैटू के ज़रिए इस लड़के ने अपनी माँ को पहचाना और पहचानने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को ये सारी बातें बताई। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के से और पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ अगर अकेली रहती थी तो क्या इन दिनों तुम्हारी माँ के किसी के साथ मित्रता थी या कोई आता जाता था, तुम्हारे माँ के सराउंडिंग में कौन से लोग थे। जब ये सारी बातें जयम्मा के बेटे से पूछताछ की पुलिस ने और जब जयम्मा के बेटे ने सारी बातें बताई तो फिर ये खुलासा हुआ कि एक शख्स है जिसका नाम है के साइदुलू। ये के साइदुलू नाम का शख्स जो है उसकी माँ के पास आता था और उसकी माँ के साथ उसके रिलेशन थे। आप उसको दोस्ती कह लें या अफेयर कह लें या लिव इन कह लें, जो भी कह लें, के साइदुलू अक्सर जो है जयम्मा के पास आता जाता रहता था और दोनों में बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। अब इस घटना के बाद के साइदुलू की तरफ से भी पुलिस को अप्रोच किया जाना चाहिए था अगर जयम्मा गायब हो गई है, जिसका वो बड़ा क्लोज है, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्ट किसी ने सूर्यापेट इलाके में नहीं लिखाई थी। तो के साइदुलू पहली ही नज़र में पुलिस के शक के घेरे में आ गया और अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने या उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली क्योंकि ये आदमी जो है साइदुलू, ये तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जो बसें चलती है उस बस का ये ड्राइवर था और कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करता था। तो के साइदुलू को फिर पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की
तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि हाँ, आज से करीब 2 महीने पहले उसी ने अपनी पार्टनर जयम्मा की हत्या कर दी थी। और जयम्मा की हत्या के पीछे जो उसने वजह बताई, वो बताई 90,000 रुपए की लेन देन को लेकर पैदा हुआ विवाद। असल में साइदुलू ने जयम्मा से कभी 90,000 रुपए उधार लिए थे। दोनों में रिलेशन बहुत अच्छा था। जयम्मा ने भी हंसी खुशी वो पैसे साइदुलू को दे दिए। अब जब जयम्मा अपने पैसे वापस मांग रही थी तो साइदुलू वो पैसे दे नहीं पा रहा था, चुका नहीं पा रहा था। ऐसे में दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी और जयम्मा लगातार साइदुलू को डरा रही थी, धमका रही थी और पैसों के लिए परेशान कर रही थी। फाइनली साइदुलू को ये लगा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। फिर उसने एक बार ये प्रपोजल दिया जयम्मा को कि आओ बैठकर बात करते हैं, और उसने ये भी कहा कि तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा जहां से मुझे कुछ पैसे मिलने हैं, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मेरे साथ चलो। ये बात जयम्मा को लगी कन्विंसिंग, उसको लगा कि ठीक है अब तो पैसे मिल जाएंगे। और चूंकि दोनों के बीच में रिलेशन भी थे काफ़ी पुराने, तो जयम्मा अपने पार्टनर के साइदुलू के साथ अपने घर से निकली और ये साइदुलू जो है उसे धोखे से 18 नवंबर की रात को लेकर गया और लेकर जाने के बाद अलग अलग जगहों पर घुमाता रहा, बहानेबाजी करता रहा। दोनों ने इसी बीच साथ में ड्रिंक्स भी लिए, यानी शराब पी। और शराब पीने के बाद जब टिप्सी कंडीशन में पहुंची जयम्मा, जब अपने ऊपर से कंट्रोल उसका थोड़ा कम हुआ, तो सिंस साइदुलू के दिमाग में पहले से ही वो प्लानिंग थी, तो उसने मौका देखकर जयम्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद रात के अंधेरे में उसने ये तय किया कि वो जयम्मा की लाश को न सिर्फ फेंकेगा बल्कि कुछ इस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा, निपटाएगा कि लाश की पहचान ही ना हो पाए। और इसी प्लान के तहत, चूंकि वो खुद एक ड्राइवर था ही, आपको मैंने बताया, उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला था, पेट्रोल था उसके पास। वो पेट्रोल लेकर जो है उसने पहले जयम्मा की हत्या की, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद रात के अंधेरे में उसने पेट्रोल से जयम्मा की लाश को उसी जगह पर दुर्जापल्ली इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के पीछे जो झाड़ी है, उन झाड़ियों में फेंककर उसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और जब लाश जलने लगी तो उसे लगा कि अब तो सारे नामो निशान मिट जाएंगे। फिर वो वहाँ से मौके से फरार हो गया। और जैसा कि आपने सुना, तकरीबन 2 महीने तक देखा जाए तो के साइदुलू अपने इरादे में कामयाब रहा, क्योंकि दूर दूर तक जयम्मा को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उसका नाम लेवा नहीं था और लाश की पहचान भी नहीं हुई थी, तो वो पकड़ा भी नहीं गया था। लेकिन 2 महीने बाद ही सही, जब जयम्मा के बेटे ने पड़ताल शुरू की, अपने लेवल पर अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की, तो उसकी नज़र अपनी माँ की लाश की तस्वीरों पर गई, जिसमें टैटू दिखा अपनी माँ की बाँह पर, लाश की बाँह पर। और उसके बाद उसने पुलिस से कांटेक्ट किया और इस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ। तो अगर मैं संक्षेप में पूरी कहानी एक बार समराइज करूं तो कहानी ये है कि 90,000 रुपए न चुका पाने के चक्कर में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की या गर्लफ्रेंड जो कहें आप, उस महिला की एक शख्स ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश जला दी। लेकिन तकरीबन 2 महीने बाद जब महिला के बेटे ने अपनी माँ के बारे में पता करना शुरू किया तो फिर ये पता चला कि वो जली हुई लाश उसकी माँ की थी। और फिर इन्वेस्टिगेशन से इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ। तो खैर, मुझे लगता है इस पूरे वाकये में जो मैसेज है वो ये है कि इंसान को अपने लोगों से कट कर नहीं रहना चाहिए, फैमिली वालों के टच में रहना चाहिए, रोज़ उनसे बात करना चाहिए। फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है तो दोस्तों से सराउंडेड रहना चाहिए, ताकि अगर कोई आदमी कहीं गायब हो जाए, कहीं गुम हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके बारे में पता होने में ज़्यादा देर ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर अपने लोग खैरख्वाह होते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो गायब होने का मतलब ही कत्ल हो जाना या मर जाना नहीं है। हो सकता है कि कोई हादसा होने जा रहा हो और लोग अगर उसके बारे में पता करते हैं तो हादसा टल जाता है। अगर कुछ अनहोनी होनी रहती है, अगर किडनैप हो चुका होता है तो इंसान को रिकवर कर लिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी यह है कि इंसान अपनों से आइसोलेट ना हो, कट कर ना रहे। इस मामले में हमने यही देखा। और आप सबको याद है श्रद्धा वॉलकर का जो मामला है, वो मामला भी तकरीबन ऐसा ही था। अभी जो निक्की यादव के मर्डर केस की कहानी सामने आई है, उसमें निक्की जो है अपने परिवार वालों से कटी हुई तो नहीं थी, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने अपने पूरे अफेयर को जो है बड़ा सीक्रेटिव बना कर रखा था और घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, जबकि वो उससे शादी भी करना चाहती थी। अगर इतना सीरियस रिलेशनशिप था तो निक्की को चाहिए था कि वो अपने घर वालों से भी इसके बारे में कुछ बात करके रखती, ताकि घर वाले और पहले रिएक्ट कर पाते। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इन शॉर्ट मेरा यह कहना है कि लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए और अकेलापन जो है वो न सिर्फ इंसान के लिए नुकसानदेह है बल्कि कई बार उसकी ज़िंदगी पर भी खतरा बनता है।